औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आई एम योर फिजिक्स टीचर सर औरंगज़ेब, और आज जो हम फिजिक्स का कोर्स पढ़ेंगे उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी, और उसका जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। अब ये जो लेक्चर हमारा नंबर 2 है, यहाँ पे हम आइडियल गैस की काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल गैस क्या है, हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था कि आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी उनके पास नहीं होती। कि जैसे अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कोई कंटेनर है जिसके अंदर, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई कंटेनर, उसके पास आइडियल गैस है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कि इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सिर्फ मूव करें, उनके पास आपस में मोशन होगी जिसे हम उनको कहेंगे कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी और वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ लिया होता है आइडियल गैस, उसका मैंने कुछ रिव्यू आपको फिर दोबारा दे दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस की काइनेटिक थ्योरी, द थ्योरी विच एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मोशन एंड इंटरैक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। अब काइनेटिक का जहाँ पे वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे मोशन कुछ हो रही थी किसी भी बॉडी की। यहाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन है, उनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है उसका और उसके जो इंटरेक्शन होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस थ्योरी में। उसे हम कहेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस theory all gases are made of molecules and molecules continuous random motion। इस थ्योरी के मुताबिक गैसेस जो होती हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बनती हैं और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। कि फर्ज करके ये जो गैस है, गैस मिलके बनती है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनकी वो कंटिन्यूस मोशन होती है और वो कंटिन्यूस मोशन जो होती है वो रैंडम मोशन होती है। अब गैसेस मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन वो कर रहे होते हैं। कि अगर कुछ मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहा है, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी इस तरह, कभी इधर जा कभी लेफ़्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इस तरह कभी लेफ़्ट, इस तरह मतलब आगे पीछे वो रेंडमली जितना मर्जी वो आगे पीछे मूव करता रहेगा वो जो मॉलिक्यूल्स होगा। ये वाली जो मोशन होती है उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मोशन रैंडम मोशन होती है। आगे नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड ब्रोमीनियम मोशन ऑफ अ स्मोक पार्टिकल्स। इसकी एग्जांपल, जैसे हम कोई स्मोकिंग वगैरह करें तो उसके जो धुआं निकल रहा था उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मोशन होती है वो ब्रोनियम मोशन उसे कहते हैं, जिसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। वो उसके मॉलिक्यूल्स कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी इधर डिफरेंट डायरेक्शन में वो सडनली मूव कर रहे होते हैं, या कभी वो स्ट्रेट भी जा रहे होते हैं। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हमने मेजर करना ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स। हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर करके देखना। अब उसके लिए क्या करेंगे, फर्ज करेंगे कि हमारे पास एक सिलेंडर है, अब उसमें हमने क्या किया होगा कि एक पिस्टन यूज़ करेंगे। वो जो पिस्टन होगा ये मूवेबल पिस्टन होगा, और साथ यहाँ पे हम एक थर्मामीटर यूज़ करेंगे और ये उसका एरिया होगा, और यहाँ पे हम गैस सप्लाई को भी अटैच कर देंगे इस सिलेंडर के साथ। कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडर एन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन। के एक हम फर्ज करेंगे कि हमारे पास एक आइडियल गैस है, वो एक सिलेंडर पे इनक्लोज है, मतलब सिलेंडर के अंदर क्लोज है, वहाँ पे और यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन होगा, एक थर्मामीटर होगा, और साथ गैस सप्लाई के लिए भी एक सिलेंडर लगाएंगे। इज प्लेस्ड इन thermal reservoir as shown in the figure
and gas supply is connected with cylinder and thermometer, a height scale and weight are also needed to measure the microscopic parameters. अब माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जो हम इस फिगर में देख रहे हैं कि हम थर्मामीटर भी चाहिए होगा, गैस सप्लाई भी लगा देंगे, यहाँ पे मूवेबल पिस्टन लगा होगा। आगे हम देखते हैं कि हम इन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। वॉल्यूम जो हम मेजर करना चाहेंगे, वॉल्यूम हम मेजर करेंगे इस फार्मूले के ज़रिए, V इज़ इक्वल टू ए एच। ए यहाँ पे एरिया को शो करता है, एच यहाँ पे हाइट को शो करता है। और इसका जो दूसरा अल्टरनेटिव जो मेथड है या उसे इसका जो दूसरा फार्मूला, मतलब इसकी दूसरी जो शक्ल होगी, एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं इन दो हिस्सों में कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, विड्थ एंड हाइट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वॉल्यूम निकलता है। लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ से हम वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या इसकी विड्थ फाइंड आउट कर लेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर हम ये करेंगे थर्मामीटर से, जो हमने यहाँ पे थर्मामीटर यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब हम यहाँ में बात करेंगे इस प्रेशर की। अब प्रेशर जो हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A, कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। अब फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला था वो फोर्स हमारे पास mg की इक्वल है, एरिया एरिया में आएगा। अब मास जो होगा उसकी वैल्यू हमें पता होगी, g की वैल्यू पता होगी और एरिया की वैल्यू पता होगी। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करेंगे और वहाँ से हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि फर्ज करो कि अगर मेरे पास मास है वो 1 kg है, 1 kg मास है तो g की वैल्यू 9.8 है और a की वैल्यू समथिंग है, कुछ भी है, और फर्ज करें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करने के बाद हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ गैस की। द अमाउंट ऑफ गैस कैन बी measured by gas supply also used to replace one gas and another gas। अब अमाउंट ऑफ गैस जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं इस गैस सप्लाई से कि कितनी अमाउंट ऑफ जो गैस है वो हमने यहाँ पे सप्लाई की हुई है, कि उसको हम मेजर कर लेंगे। वो जब मेजर कर लेंगे तो वो हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस हो जाएगी कि कितनी हमने गैस को सप्लाई की हुई है। यूज टू रिप्लेस वन गैस एंड अनदर गैस, की कितनी गैस यहाँ से निकलेगी और कितनी बाद में हम गैस ऐड अप कर रहे हैं, तो वहाँ से हम ये जितनी हम गैस यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं वो गैस हम काउंट कर लेंगे, तो वहाँ से हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस निकल आएगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखना है कि उसमें क्या होगा कि द डिपेंडेंस ऑफ V ऑन N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। N यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करता है, V यहाँ पे उसके वॉल्यूम को शो कर रहा है। कि अगर हमारे पास उस सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे, मतलब टेम्परेचर भी फिक्स रहे और प्रेशर भी फिक्स रहे, ये मतलब दोनों वैल्यूज चेंज ना हो, तो फिर क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के, कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। N यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करता है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आउट आएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, V इज इक्वल टू CN, और इसका जब ग्राफ लिखेंगे तो ये यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल लीनियर होगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे ही N भी इंक्रीज होता जाएगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे लीनियर ग्राफ बनेगा। ये यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है, जैसे हमने I और V वाला ग्राफ करा था वो भी लीनियर ग्राफ होता है ओहम्स लॉ के मुताबिक। और यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं कि एंड वी कैन बी डिफाइंड एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, अगर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ
इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस होंगी तो उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी इक्वल होंगे। कि अगर हमारे पास दो गैसेस अगर फर्ज करो उनका वॉल्यूम जो होगा और ये भी इतना वॉल्यूम है और दूसरी गैस का वॉल्यूम भी इतना ही है, अगर वॉल्यूम सेम होगा तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो भी इक्वल होगी। कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में अगर वॉल्यूम सेम है किसी गैस का या दो गैसेस का तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे, मतलब n की वैल्यू भी सेम होगी। और ये वाला जो रिलेशन निकलता है हमारे पास V इज इक्वल टू CE, V इज इक्वल टू CN, ये हमारे पास दिस इक्वेशन इज एवोगाड्रो लॉ, इसको हम एवोगाड्रो लॉ भी कहते हैं कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, तो बाकी जो रिलेशन निकलते हैं उसे हम एवोगाड्रो लॉ भी कहते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ V ऑन P, V और P के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम देखते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कांस्टेंट हो तो फिर V और P का रिलेशन क्या होता है। फिर हमारे पास इनका रिलेशन इन्वर्सली रिलेशन होता है कि अगर उस सिस्टम में या उस अगर हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर कोई ऐसा सिस्टम है अगर उसका प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, अगर इसमें प्रेशर लगाते जाएंगे तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो आस्ता आस्ता कम होता जाएगा। पहले यहाँ से फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर नीचे यहाँ पे आस्ता आस्ता जितना प्रेशर लगाते जाएंगे उसका वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा। अब इसका दूसरा रुख ये होगा कि अगर प्रेशर कम होता जाए, अगर प्रेशर कम होगा तो फिर उसका जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कि पहले यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, फिर प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, फिर और प्रेशर कम होगा तो और वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये आपस में इन्वर्सली रिलेशन होता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके होता है कि 1/v और p के दरमियान ग्राफ, ये वाला लीनियर ग्राफ शो करता है 1/v और p के दरमियान, कि इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। और यहाँ पे pv जो है वो कांस्टेंट के इक्वल निकलेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ v ऑन t। अब v जो है वो t पे किस तरह डिपेंड करता है, अब नेक्स्ट उसको देखते हैं। फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर एंड n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हमारे पास प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है तो फिर हमारे पास वॉल्यूम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कि अगर कोई मेरे पास फर्ज करें कि ये कुछ इतना वॉल्यूम है किसी गैस का, तो अगर मैं उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, उसे मैं टेम्परेचर देता हूँ या हीट देता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो इंटरनल एनर्जी होगी, जब उनकी इंटरनल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, इनके में वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका जो वॉल्यूम होगा गैस का, अगर हम गैस यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ से हम टेम्परेचर कम हो जाए, यहाँ से अगर हीट निकल जाए, जब हीट निकल जाएगी मतलब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो जब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा, मे बी इतना रहे जिसका वॉल्यूम। अब जब इसमें से टेम्परेचर कम हो जाएगा और यहाँ हीट यहाँ में से निकल जाएगी, तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर निकल जाएगा मतलब अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। और v डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके बनता है, और इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। आपको ये लहदा पेपर में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि चार्ल्स लॉ के बारे में लिखो या बॉयल्स लॉ के बारे में या एवोगाड्रो लॉ के बारे में। ये लहदा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या इकट्ठा भी पूछ सकता है, आपको जैसे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर 3 ये वाला हमारा होगा फॉर आइडियल गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई भी बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।